Hello everyone, I am Pooja Kumari. In this series, we will going to read some topics of economics, जो कि बहुत ज़्यादा अभी रेलिवेंट है। हम लोग आए दिन इन सारी चीज़ों के बारे में न्यूज़ में सुनते रहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है नेशनल इनकम। इसके पहले भी मैंने इन्फ्लेशन टॉपिक अच्छे से कवर कर चुका है। तो नेशनल इनकम हम लोग सुनते हैं कि हमारा इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, इस रेट से बढ़ रहा है। आईएमएफ ने रेटिंग खराब कर दी, ग्रोथ रेट कम हो गया। तो ये सब हम लोग देखेंगे आखिरकार जीडीपी कैलकुलेशन होता कैसे है, और इंडिया का जीडीपी कैलकुलेशन बाकी ग्लोबली सारे देश के रिस्पेक्ट में रेलिवेंट है कि नहीं है। वो चीज़ हम लोग इस वीडियो सीरीज में देखेंगे। हम लोग बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और अलग अलग वीडियो में देंगे अलग अलग टॉपिक, ताकि आप लोग को वन गो में पढ़ना ना पड़े और अच्छे से छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम का डेफिनेशन। सो नेशनल इनकम का डेफिनेशन होता है कि इट इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली वन फाइनेंशियल ईयर। तो ये तो मैंने बोल दिया, जो बुक में लिखा रहता है वो बोल दिया, लेकिन इसका एक एक वर्ड का मीनिंग है। तो हर एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जैसे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब, टोटल मनी वैल्यू का मतलब, रेसिडेंट का मतलब, फाइनेंशियल ईयर का मतलब। इस पैरा में ये सारा चीज जो है इसका कीवर्ड्स है। तो ये सारे कीवर्ड्स का मतलब समझेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो जो वर्ड्स होता है वो सारे वर्ड्स का मतलब समझते हुए हम लोग नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है टोटल मनी वैल्यू। टोटल मनी वैल्यू का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हम लोग किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन मान लीजिए सबको पिज्जा खाता है, तो पिज्जा का प्रोडक्शन। अब हम एक दिन में अगर 10 पिज्जा बनाते हैं और एक पिज्जा को हम 100 रुपया में बेचते हैं, ठीक है, तो मेरा जो टोटल पिज्जा का प्रोडक्शन या टोटल पिज्जा हम कितने का बेचेंगे, तो हम 100 रुपया का एक पिज्जा बेच रहे हैं और 10 पिज्जा बना रहे हैं, तो मेरा कितना हो जाएगा, 1000 पिज्जा, 100 × 10। तो 1000 रुपया का हम क्या करेंगे, पिज्जा को बेचेंगे। तो मेरा मनी वैल्यू जो पिज्जा को बेचने से आया वो कितना आ जाएगा, 100 × 10, यानी कि प्राइस इनटू क्वांटिटी। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि पूरे इंडिया लेवल पे सारे गुड्स एंड सर्विसेज का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी मनी वैल्यू होता है वो हम लोग कहाँ देखते हैं, नेशनल इनकम में। अब दूसरा सवाल आता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, और उसके पहले का सवाल है गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। तो किसी भी सामान को हम लोग इकोनॉमिक्स के भाषा में, जैसे इंग्लिश की भाषा में सामान को क्या बोलते हैं, थिंग्स बोलते हैं, उसी तरह किसी भी सामान को इकोनॉमिक्स की भाषा में गुड्स या कमोडिटीज बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए लैपटॉप, कर्सर, माउस, कीबोर्ड, बल्ब, फैन, ये सारा चीज क्या है, कोई ना कोई सामान है। तो ये सारे चीज का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, गुड्स कहलाएगा या कमोडिटी कहलाएगा। और सर्विसेज क्या हो गया, कोई भी सेवा दे रहे हैं, जैसे कि टीचिंग, डॉक्टर जो है इलाज करने का सेवा देता है, इसी तरह जो मल्टीपल आईटी प्रोफेशनल आईटी सर्विसेज देते हैं। तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है वो सारे का फाइनल वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू, मतलब अगर मान लीजिए कि लैपटॉप का प्रोडक्शन हुआ, तो लैपटॉप में बहुत सारा चीज लगता है, अंदर के सारे हार्डवेयर, बॉडी पार्ट्स, अंदर में जितना कुछ इसका मशीन सब है वो, तो वो सब क्या, इसका इंटरमीडिएट गुड आ गया। जो इसको बनाने में जो सारी चीजें लगी वो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। और जो बन के मेरा फाइनल आउटपुट तैयार हुआ उसको क्या बोले, फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं, टोटल मनी वैल्यू देखते हैं नेशनल इनकम में। और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, अब ऐसा तो नहीं कि पूरा दुनिया में जितना प्रोडक्शन होगा उसको ले लेंगे, नहीं, यहाँ के रेसिडेंट के द्वारा। रेसिडेंट क्या होता है, रेसिडेंट आर द इंडिविजुअल हु आर रिसाइडिंग इन द कंट्री, मतलब जो लोग हमारे देश में, हमारे इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, यहाँ का रेसिडेंट। और लास्ट है यहाँ पे वन फाइनेंशियल ईयर।
फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जैसे जनरली हम लोग ईयर का न्यू ईयर कब मनाते हैं, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को, लेकिन फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। मान ले ये करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, अभी चल रहा है फर्स्ट आएगा, मतलब अभी तो पिछला ही चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो अभी 2026 का क्या चलेगा, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027, ये करंट फाइनेंशियल ईयर आने वाला है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल यानी कि इस पीरियड में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। अभी के लिए इसका डेफिनेशन यही है, टेक्निकल डेफिनेशन का मतलब ये हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेशनल इनकम को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ ऐसा सर्टेन चीज है जिसको समझना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला क्या है, डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है या डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, तो जो भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, देखिए ऐसे तो हम मैप अच्छे से बना नहीं सकते, लेकिन जितना बन रहा है उतना में समझिए। मान लीजिए क्या है हमारा इंडिया, तो ये इंडिया के टेरिटरी के अंदर ये पूरा पार्ट, मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे और वेस्ट से लेके ईस्ट तक, ये पूरा एरिया क्या बोलेंगे, इंडिया का डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी। वही लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। मतलब वो एरिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है और जहां पर कोई आदमी, पर्सन, गुड्स और कैपिटल मतलब कोई भी सामान, मशीन, ये सारा चीज फ्रीली मूव कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है नोट में कि फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया आर नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी, हाउएवर इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड इन अब्रॉड आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी। ये हम लोग एम्बेसी का नाम सुनते हैं कि जैसे हर एक देश जो है वो क्या करता है, अपना अपना एम्बेसी जो हर एक दूसरे देश में ओपन करता है। तो जो दूसरे देश का, मान लीजिए यूएसए, मान लीजिए किसी भी देश का, अगल बगल किसी भी देश का जो एम्बेसी है वो इंडिया में है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर यहाँ पे है उसका एम्बेसी, तो ये डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी में कंसिडर नहीं होगा। लेकिन इंडिया का टेरिटरी जो बाहर के देश में, मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका में, मान लीजिए साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका का सारा कंट्रीज में, तो वो सारा एम्बेसीज क्या होगा, उस काउंट होगा यहाँ के इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो ये इसका क्या है, एक नोट वाला पार्ट है, मतलब एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या पर है, डोमेस्टिक टेरिटरी की इसका ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर का पार्ट, तो वो क्या हो गया, डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट है टर्म नॉमिनल और करेंट प्राइस। तो दो तरह नॉमिनल प्राइस होता है और बेस प्राइस होता है। ठीक है, तो नॉमिनल क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन है कि द मार्केट प्राइस ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन द करेंट ईयर इज कॉल्ड नॉमिनल प्राइस। मान लीजिए कि हम सेम पिज्जा बनाते हैं, ठीक है, अब पिज्जा का प्राइस जो है वो 2026 में कितना है, 2026 में 125 रुपया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका नॉमिनल प्राइस हो गया, मतलब मार्केट प्राइस ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। ये पिज्जा क्या है, गुड्स है, तो इसका मार्केट प्राइस मतलब जितना में हमको अभी मिल रहा है वो क्या हो गया, इसका करेंट ईयर का प्राइस हो गया मेरा, मतलब अभी का प्राइस नॉमिनल प्राइस हो गया। इसलिए इसमें क्या है, इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे कैसे, हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा होता है बेस प्राइस। बेस प्राइस क्या होता है कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि पिज्जा का प्राइस ठीक है 2026 में 125 रुपया, तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि ठीक है पिज्जा का प्राइस 2020 में कितना था, 2020 में हम लोग देखते हैं कि पिज्जा का प्राइस 50 रुपया था। ठीक है, तो हम लोग कंपैरिजन किए कि कितना 75 रुपीज पिज्जा का प्राइस जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज होने का मतलब क्या, आगे पिछले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, इन्फ्लेशन आ गया है। तो
बेस प्राइस से अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, लेकिन नॉमिनल प्राइस क्या करता है, नॉमिनल प्राइस जो है इन्फ्लेशन को इंक्लूड करता है और बेस प्राइस जो है वो इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करता है। मतलब इसका रियल प्राइस बताता है, कांस्टेंट प्राइस बताता है। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है नॉमिनल और करेंट प्राइस, मतलब अभी का प्राइस कितना है वो हम लोग कहाँ देखेंगे, करेंट प्राइस में या नॉमिनल प्राइस में। और पहले कोई एक सर्टेन बेस ईयर रेफरेंस ईयर मान लिया और उसके कंपैरिजन में देखते हैं कि अभी कितना प्राइस है, तो वो मेरा बेस ईयर क्या हो जाएगा, बेस ईयर का प्राइस क्या हो जाएगा, बेस प्राइस या फिर कांस्टेंट प्राइस, जो कि कितना है 2020 में 50 रुपया है। तो यही दो कॉन्सेप्ट है, नॉमिनल या करंट प्राइस, और दूसरा कॉन्सेप्ट है बेस प्राइस या कांस्टेंट प्राइस। नॉमिनल प्राइस जो है वो इन्फ्लेशन इंक्लूड करता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 50 रुपया ही है और महंगाई 75 रुपया बढ़ गया, इन्फ्लेशन के कारण ये पिज्जा का प्राइसेस बढ़ा है। तो 2026 में हम लोग क्या किए हैं, इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया और प्राइसेस का क्या हो गया, राइज हो गया। तो ये दूसरा टर्म हो गया। हम लोग पहला टर्म क्या देखे, डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी, और दूसरा टर्म देखे नॉमिनल प्राइस, करंट प्राइस एंड बेस प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। ठीक है। अभी न्यूज में हम लोग देखे होंगे, सब लोग देखे होंगे आप लोग, कि बेस ईयर जो है वो चेंज किया गया है। जीडीपी का, आईआईपी का, आईआईपी क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और सीपीआई का, सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक तरीका है। तो सीपीआई का बेस ईयर जो है वो 2012 था, पहले बेस ईयर मतलब रेफरेंस ईयर जो पहले का ईयर है, तो 2012 था, और अब उसी को चेंज करके 2024 किया गया, क्योंकि 2012 तो 2026 का कंपैरिजन में बहुत पुराना हो गया और उतना पुराना होना नहीं चाहिए रियल वैल्यू को दिखाने के लिए, तो इसीलिए 2024 किया गया। और जीडीपी और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर चेंज करके किया गया 2022-23 2022-23। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे के कॉन्सेप्ट को और नेशनल इनकम के सीरीज को बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। थैंक यू।